आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी हाँ, एक बार फिर से रेडियो डॉक्टर में हम स्वागत करते हैं हमारे डॉक्टर साहब का। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर दीपक जोशी, जो प्रोफेसर ऑर्थो सर्जन हैं सफदरजंग हॉस्पिटल के स्पोर्ट्स सेंटर से। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि फ्रैक्चर क्या होता है और ये कितने तरह का होता है? फ्रैक्चर बेसिकली फ्रैक्चर का मतलब होता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ द बोन। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, इसमें हड्डियां और ज्वाइंट से बना होता है, ठीक है जी। तो स्केलेटल सिस्टम में कहीं भी बोन या ज्वाइंट अगर डिसकंटिन्यूअस हो जाए, कहने का मतलब उसमें कंटिन्यूटी ना बनी रहे, उसको हम फ्रैक्चर कहते हैं आमतौर की लैंग्वेज में। और कितने तरह के होते हैं, इट डिपेंड करता है कि जैसे कुछ फ्रैक्चर स्पेसिफिक होते हैं बच्चों में, जिसको हम एपिफिशियल इंजरी कहते हैं, जिसमें जो ग्रोथ प्लेट की इंजरीज हो जाती है, जिससे हाथ और पैर की लंबाई बढ़ती है। तो बच्चों में इस तरह के एपिफिशियल इंजरीज होती हैं जो अकॉर्डिंग टू द ज्वाइंट्स इन्वॉल्वमेंट की, मोबाइल ज्वाइंट्स, लॉन्ग बोन इन्वॉल्व हो रही है या शॉर्ट बोन हो रही है तो लॉन्ग बोन फ्रैक्चर, शॉर्ट बोन फ्रैक्चर्स होते हैं। मेम्ब्रेनस बोन्स हैं या बेसिकली ट्यूबुलर बोन्स है, उस हिसाब से भी क्लासीफाई किया जाता है फ्रैक्चर्स को। मोटा मोटा आम जनता के लिए यह है कि कोई भी चोट लगे उसमें जिसमें भी स्केलेटन डिसकंटिन्यूअस हो, उसको हम आमतौर पे फ्रैक्चर कहते हैं। सर, ये कैसे पता चलता है कि इसमें मतलब फ्रैक्चर ही हुआ है? बेसिक सिम्टम्स क्या रहते हैं फ्रैक्चर होने पर? ज़रूरत से ज़्यादा दर्द जब भी चोट लगेगी, जिस तरह भी सिम्टम, एक तो चोट बड़ी सिग्निफिकेंट लगनी चाहिए, एक्सेप्ट इन ओल्ड एज, जिसमें ओल्ड एज में क्या होता है कि बहुत हल्की सी चोट से पैर फिसल गया, क्योंकि ऑस्टियोपोरोटिक होती है, बोन की डेंसिटी काफ़ी कम होती है, तो ज़रा सी चोट से ऐसा लगता है कि फ्रैक्चर हो सकते हैं। उन ऐसे केसेस में जनरली स्वेलिंग और ज़्यादा सिम्टम होते नहीं है, एक्सेप्ट कि जो वो ओल्ड एज पर्सन है वो खड़ा नहीं हो पाता, वो चल नहीं पाता, वो गिरने के बाद ऐसा लगता है कि पैर ज़मीन पे नहीं रखा जाए। और जो यंगर ग्रुप्स हैं उसमें वायलेंट ट्रॉमा होता है, जनरली जो चोट लगती है वो ज़रूरत से, वो नॉर्मल से जो ज़्यादा चोट होती है वो लगती है, और इमीडिएटली उसके बाद जनरली आफ्टर सम टाइम स्वेलिंग आ जाती है उसके अंदर, और अब नॉर्मल मतलब डिफॉर्मिटी नज़र आनी स्टार्ट हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे नॉर्मल बोन अगर हाथ लगा के देखेंगे हड्डी को, तो जो नॉर्मल कंटिन्यूएशन है उस बोन की वो नहीं होगी, कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी नज़र आनी स्टार्ट आ जाती है। और बच्चों में क्या होता है, बच्चों में मोस्टली एपिफिशियल इंजरीज होती हैं, मतलब आमतौर पे जो नज़रअंदाज की जाती हैं वो ओल्ड एज और मतलब यंगर ग्रुप में। जब मिडिल एज में तो पता लग जाता है लोगों को कि फ्रैक्चर है कि नहीं है, आइडिया लग जाता है, लेकिन जो बच्चों में और स्पेशली ओल्ड एज में, इनमें सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट होता है, क्योंकि बच्चे बता नहीं पाते दर्द अपना। बच्चे सिर्फ रोएगा, जो छोटे बच्चे होते हैं वो सिर्फ रोएंगे और ऐसा लगेगा कि नॉर्मल ही है सब कुछ, क्योंकि इस एज ग्रुप में जनरली या तो जो फ्रैक्चर्स होते हैं हेयर लाइन होते हैं, बहुत ही हल्का सा क्रैक होता है जिसमें ना स्वेलिंग होती है ना डिफॉर्मिटी होती है, सिर्फ बच्चा आपको रोता रहेगा और आपको लगेगा कि सब कुछ नॉर्मल है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ज़रूरत से ज़्यादा बच्चा रो रहा है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और एक्सरे करा के हमें पता लग जाता है कि बहुत हल्का सा माइनर क्रैक है, हेयरलाइन क्रैक है, तो उस वक्त इमोबिलाइज करना होता है। और जो ओल्ड एज ग्रुप है जिसमें जो फ्रैक्चर होता है वो जनरली अगेन ऑस्टियोपोरोसिस होती है उनमें, बेसिकली बोन डेंसिटी कम हो जाती है, और रात को बाथरूम में गए और जरा सा पैर फिसला, उसके बाद खड़े ही ना हो पाए। तो नॉर्मल उनमें क्या होता है कि जो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है, मतलब चलना, खड़े होना, चीज़ों को उठाना, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता और डिफॉर्मिटी हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशंस में आई थिंक हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जी, तो आज हमारा विषय है दुर्घटनाओं में हुए फ्रैक्चर का उपचार। यदि आप भी कोई सवाल रखना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2342-1080 और 2342-1084। डॉक्टर साहब, हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं कि ये क्या पूछते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? आपका नाम बताइए और अपने शहर का नाम बताइए। जी, मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी राजा जी, पूछिए आपका सवाल। जी, बड़ा अच्छा आज का मतलब विषय था, तो कॉल किया, कॉल लग भी गया है। जी बिल्कुल। खास करके मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि अगर कोई दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, तो अक्सर ये होता है कि अगर ज्यादा सीरियस हुआ तो बात दूसरी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हल्की फुल्की चोट अगर आ गई या कोई कहीं पर मतलब कोई चीज उखड़ गई,
तो इस हालत में हम लोगों को पहले क्या करना चाहिए कि अगर जो रगड़ लगी हुई है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या कोई चीज ज्यादा मतलब सूजन आ रही है तो क्या कर सकते हैं? जी, सबसे पहले जो हम फॉलो करते हैं, हम राइस फॉलो करते हैं। राइस एक निमोनिक है जिसको फॉलो करना चाहिए। अगर हल्की हुल्की चोट है और स्वेलिंग आ गई है तो सबसे पहले जो है आपको रेस्ट देना है उस पार्ट को, ठीक है। एलिवेट करके रखना है, ऊंचा करके रखना है, ठीक है, जिससे स्वेलिंग बढ़े ना, लटका के नहीं रखना है। उसके बाद आपको आइस लगानी है, उस पर बर्फ से सिकाई करनी है जिससे स्वेलिंग और बढ़े ना और दर्द भी कम हो। वैसो कंस्ट्रक्शन होता है जिससे दर्द कम होता है, ठीक है, और स्वेलिंग भी कम होती है। उसके बाद कंप्रेशन मींस आपको क्रेप बैंडेज या कुछ भी बैंडेज हो उससे क्रेप बैंडेज बांध लेनी चाहिए, ठीक है। और फिर आपको डेफिनेटली फिर इसके बाद आपको अगर आपको लग रहा है कि दर्द ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, जिसके बाद आई थिंक एक्सरे कराया जाएगा या देखा जाएगा, या डॉक्टर वैसे ही देख के बता देगा कि फ्रैक्चर है कि नहीं है, ठीक है। अगर लगता है कि नहीं दर्द इतना नहीं है, ठीक है, मामूली सा है, तो हो सकता है वो खरोच ही हो, चोट ही हो, है ना। डॉक्टर साहब, और दूसरा आपको जी हाँ जी राजा जी बोलिए। अभी आपने पूछा है, बताया है बर्फ, अगर उस वक्त बर्फ ना उपलब्ध हो तो? बर्फ ना उपलब्ध, तो बर्फ तो आई थिंक कहीं भी मिल जाएगी आसपास से, है ना। हाँ, तो I वहाँ think इनका मतलब पूछने- ऑन रोड नहीं मिलेगी आपको। ऑन रोड तो आपको रेस्ट ही देना है, उस पार्ट को हिलाना नहीं है ज्यादा। अगर आपको लग रहा है कि टूट गया है, डिफॉर्मिटी हो गई है, तो कोई भी आपको आसपास गत्ता या लकड़ी या कुछ भी रखे, उसके साथ दुपट्टे या किसी चीज से भी उसको बांध लें ताकि वो उसमें मूवमेंट ना हो। दूसरे हाथ से पकड़ लें और उसको एलिवेट करके रखें, ऊंचा करके रखें, लटकाना नहीं है। तो आपको फिर डॉक्टर के पास जाना है। अगर लगा है सिर्फ खरोच ही है सिर्फ, अगर आपको लग रहा है ज्यादा दर्द नहीं है, तो खरोच में जनरली अगर आपने पूरा टेटनस का कोर्स नहीं लिया हो तो टेटनस का इंजेक्शन लगाना है, एटीएस सीरम लगाना है, घर जाके उसको अच्छे से धोना है ताकि मिट्टी ना लगे, उसमें मिट्टी सारी साफ करनी है, और उसके ऊपर कुछ भी आप लोशन लगा सकते हैं, कुछ भी ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है डिफॉर्मिटी आ गई है तो फिर तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। यस सर, ओके धन्यवाद जी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप, कहाँ से बोल रही हैं? मैं समझा बोल रही हूँ, यूपी से। यूपी से बोल रही हैं जी, बताइए आपका सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, मेरे ना मतलब मैं ना जीने पे से गिर गई थी, तो मेरे ना हाथ की कोहनी में फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा, तो उसके लिए कोई मशवरा दे देते आप? थी हाथ की कोहनी में फ्रैक्चर बहुत तरह के होते हैं जी। मेरे कोहनी में है, मतलब कोहनी की हड्डी जो है उसका जोड़ ना ढीला हो गया है, और हाथ उठाने में मतलब हर चीज में ना प्रॉब्लम आपने हो रही किसी है। डॉक्टर को दिखाया, एक्सरे कराया था आपने? हाँ जी, किया। उसमें फ्रैक्चर था? जी, उन्होंने कहा कि जोड़ जो है वो हट गया है। अच्छा, जोड़ डिसलोकेट हो गया है, तो हड्डी बिठाई गई होगी उस वक्त खींच जी, के? उसमें प्लास्टर हो रहा है। प्लास्टर लगा होगा ना, खींच के बिठाई होगी। तो नॉर्मली क्या होता है कि 3 से 4 हफ्ते तक हड्डी को प्लास्टर में रखा जाता है। बिठाने के बाद भी एक्सरे कराया जाता है, और चेक एक्सरे में वो हड्डी अपनी जगह पे बैठी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 3 से 4 हफ्ते बाद, क्योंकि एल्बो जॉइंट ऐसा है जिसमें मूवमेंट बहुत जल्दी जाती है, स्टिफनेस बहुत जल्दी आती है, ठीक है। उसके बाद फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है जिससे मूवमेंट पूरी की पूरी आए। अगर उसमें क्रैक है, जोड़ के अंदर कोई हड्डी पड़ी हुई है, तो फिर उसको ऑपरेशन से निकालना पड़ता है, ठीक है जी। अगर आपको स्टिफनेस है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट को जाएं। अगर आपको हो गया है 4-5 हफ्ते का प्लास्टर लग के निकल चुका है और आपको लग रहा है कि आपका हाथ पूरी तरह मुड़ नहीं रहा है, तो उसमें गरम सिकाई और फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी। एल्बो में मूवमेंट में टाइम लगता है, थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। जी। एक और लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे लिसनर। हेलो। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए और आपका नाम बताइए। मैम मेरा नाम अबरार है, लोहनी से बोल रहा हूँ मैं। जी बताइए अबरार जी। मैम मैं एक बार गिर गया था ऐसे 1 महीने पहले, तो कंधे में मेरे चोट लगी थी, मतलब दर्द हो रहा था बहुत तगड़ा उस टाइम पे। लेकिन अब जो है मेरा, जब मैं सो के उठता हूँ तो दर्द तो मतलब रहता नहीं है, तो हाथ ऊपर को नहीं उठता है मेरा, दूसरे हाथ से उठाना पड़ता है। जब 1-2 बार करता हूँ तो जब नॉर्मल होता है। तो डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि क्या करना चाहिए मुझे?
आई थिंक अगर आपका हाथ उठ नहीं पा रहा, मॉर्निंग में स्टिफनेस बढ़ रही है और आपको उठाने में और आपको लग रहा है इसमें ताकत की कमी है, तो दो चीज़ें हो सकती हैं। कंधे में नॉर्मली क्या होता है, या तो फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है, अगर एक्सरे कराया था आपने उस वक्त। हेलो। दर्द तो है नहीं मैं डॉक्टर साहब, और वैसे भी महसूस नहीं होता मुझे दर्द, जैसे मैं काम करता हूँ जब भी महसूस नहीं होता, लेकिन जब मैं सो कर उठता हूँ जब दर्द रहता है, जब एकदम अकड़ जाता है, तो जब दूसरे हाथ से ऊपर हाँ, तो इसमें मतलब अकड़ाहट आ रही है, तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो अंदर मांसपेशी में कोई चोट है, ठीक है, रोटेटर कफ होता है अंदर कंधे के अंदर, और एक बाइसेप्स का टेंडन भी होता है, उसमें चोट हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से कंधा स्टिफ हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आइडियली तो वैसे विशेषज्ञ को किसी भी हड्डी, आप लोग दिल्ली में ही रहते हो आसपास है ना, किसी भी हॉस्पिटल में आप दिखा सकते हो। अगर ज़रूरत पड़ेगी डॉक्टर को, ऑर्थोपेडिक सर्जन को, तो वो MRI कराएगा, तो उससे पता लग जाएगा अंदर क्या है। अगर नॉर्मल है तो कुछ नहीं करना है, इंजेक्शन और फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाएगा। अगर कुछ अब नॉर्मल है तो फिर उसमें सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। डॉक्टर साहब, कुछ एक व्हाट्सएप मैसेजेस भी हम तक पहुंचे हैं, उन्हें भी ले लेती हूँ। मोनू सेठ लिख रहे हैं खालिसपुर से, पूछना चाह रहे हैं लोगों के हाथ पैर में फ्रैक्चर हो जाता है तो गाँव में वो उसे खींच खांच करवाते हैं, ये कितना सही और कितना गलत है? ऐसा है कि हमेशा जो गांव में जो पट्टी कर देते हैं लोग, मालिश करके कर देते हैं, खींच के कर देते हैं, जो एक्सपर्ट नहीं होते हैं, इससे फायदे की जगह ज़्यादा नुकसान होता है। एक तो हड्डी ठीक से बैठती नहीं है, दूसरा उसमें एक प्रॉब्लम होती है जो हम कॉमनली अपने हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट आते हैं, जो गांव से पट्टी करा के आते हैं, उसमें है रिफ्लेक्स RSD जिसको कहते हैं, रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी, मतलब पूरा का पूरा हाथ स्वॉलन हो जाता है, उसमें जो नर्व की एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, और मूवमेंट जो है पूरे हाथ में कम हो जाती है, जैसे रिस्ट में कम हो गई, एल्बो की भी कम हो गई, कोहनी की भी, और कंधे की भी कम हो जाती है। फिर इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है, इसमें एक्स्ट्रा हड्डी बन सकती है, मायोसाइटिस हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें स्पेशली बच्चों में भी लोग कराते हैं, बच्चों में तो बहुत कॉमन है, ये हम देखते हैं मायोसाइटिस हो गई है। तो कई बार ये बीमारी फिर जो चीज़ आराम से ठीक हो सकती है वो ला इलाज हो जाती है, उसमें उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आजकल तो गांव-गांव में हॉस्पिटल हैं, प्राइमरी सेंटर्स हैं, सब सेंटर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट, हर गांव-गांव में आपको विशेषज्ञ मिल जाएंगे जो एक्सरे जो प्रॉपर तरीके से खींचते, तो डॉक्टर भी खींच के, हम लोग भी खींच के ही बिठाते हैं हड्डी, ठीक है, लेकिन वो उसका टेक्निक होती है, उसका प्रॉपर टेक्निक से करना होता है, ठीक है, और प्लास्टर लगाना होता है, और मालिश तो बिल्कुल नहीं करानी होती है। तो कुल मिला के डॉक्टर साहब का कहना है कि यदि कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपको हड्डी का फ्रैक्चर है, कोई भी किसी भी बोन में, कोई चाहे वो हेयरलाइन फ्रैक्चर ही आपको क्यों ना लग रहा हो, आप एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए, किसी पहलवान, किसी नीम हकीम या झोला छाप डॉक्टर के पास बिल्कुल नहीं जाना है, यदि आपको अपनी हड्डी को बिल्कुल सही सलामत रखना है। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से हमारे बहुत से लिसनर्स जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हमारा आज का विषय है दुर्घटनाओं में हुए फ्रैक्चर का उपचार। यदि आप भी कोई सवाल रखना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे अगले कॉलर क्या पूछते हैं, जानते हैं इनसे। हेलो। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मैं स्टेट वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग से बात कर रहा हूँ। जी बताइए, आपका सवाल डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ प्रणाम, बोलिए। जी डॉक्टर साहब, 2002 में जो मेरा पैर टूटा था, तो पैर तो मेरा ठीक हो गया, लेकिन मेरा ग्रोथ रुक गया। क्या रुक गया? ग्रोथ, मेरा हाइट नहीं बढ़ा। आपकी उम्र क्या थी उस वक्त? 2002 में मेरी उम्र थी 11 साल। अच्छा। उस टाइम डॉक्टर को दिखाया तो मेरा पैर तो ठीक हो गया, लेकिन मेरा हाइट नहीं। हाइट, ओवरऑल हाइट नहीं बढ़ी या सिर्फ उस पैर की नहीं बढ़ी है? नहीं, पैर नहीं, मेरी लंबाई नहीं बढ़ी। जैसे मेरा हाइट 5 फुट 3 इंच है, उससे लंबा नहीं हुआ। एज सच बेसिकली है कि नॉर्मली क्या होता है, जो फ्रैक्चर जिस पैर में होता है ना, उसी पैर की या उसी लिम्ब की हाइट नहीं बढ़ती है, या बढ़ती है कम होती है। ओवरऑल हाइट में जनरली फर्क नहीं पड़ता कि एक जगह फ्रैक्चर हो गया और ओवरऑल हाइट में उसमें इफेक्ट नहीं होता है। तो ओवरऑल हाइट जितनी है आपकी उतनी ही रहेगी, जी ठीक है, ये चेंज नहीं हो सकती अब, ठीक है। जी जी, ओके। एक और कॉलर है। हेलो। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं आप? सबसे पहले तो आपका रेडियो सेट जो है वो अपने पास से थोड़ा सा दूर कर दीजिए ताकि आपकी आवाज हम तक साफ पहुंचे। जी बताइए, आपका नाम बताइए और आपका सवाल। मैं एजाज अहमद एजाज लहरपुर से बोल रहा हूँ।
कि मेरी बेटी का एक तखत पे गिर गई थी, जी। उसके बाद कूल्हे में फ्रैक्चर हो गया। ओके। एक्सरे हुआ। जी जी एक्सरे में उसके बाद उसका इलाज हुआ। बैठ तो गई हड्डी, मगर चलने फिरने में बहुत दिक्कत है। तो कैसे क्या आप किया जाए? उम्र क्या है आपकी बेटी की? उम्र है करीब 26 साल। शादी हो चुकी है। फ्रैक्चर हो गया था, पेच डले थे उसके अंदर? नहीं, ऐसे बैठा लेना है। हड्डी निकल गई थी बाहर, मतलब नहीं, कूल्हे की? हट गया है। अपनी जगह से हट गई हट थी या गई पूरी थी। निकल गई थी, ये पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब। चलिए, वैसे डॉक्टर साहब। बेसिकली है कि अभी भी दर्द है तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं कूल्हे की हड्डी में। तो इस उम्र में एवीएन हो सकता है, उसकी जो ब्लड सप्लाई होती है कूल्हे की वो ख़त्म हो सकती है, उसमें आर्थराइटिस हो सकती है, कूल्हे की कार्टिलेज खराब हो सकती है, तो बड़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। आई होप कि आपने डॉक्टर से ही बिठवाई थी या पहलवान से बिठवाई थी? नहीं, डॉक्टर साहब से हाँ, दिखाया था हॉस्पिटल तो में। इवन हड्डी, कूल्हे की हड्डी में प्रॉब्लम ये है कि अगर उसमें फ्रैक्चर हो जाए किसी भी उम्र में, मतलब हाँ। बच्चों में इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है, एडल्ट में किसी भी उम्र में कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाए तो, या वो डिसलोकेट हो जाए या बाहर निकल जाए, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें एक ब्लड सप्लाई होती है, स्पेशल ब्लड वेसल्स होती हैं जो कूल्हे को, खून का दौरा जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इवन अगर फ्रैक्चर जुड़ भी जाए, ठीक भी हो जाए, तो कई बार वो दौरा ख़त्म होने की वजह से उसमें जो उसका जो हड्डी है वो बेसिकली उसमें एक तरह से आप लेके चलो कि उसकी हड्डी की ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है और उसकी कार्टिलेज ख़त्म हो जाती है। ठीक है। अब ऐसी कंडीशंस में डिफरेंट तरह के इलाज होते हैं। हर स्टेज में 4 स्टेजेस होती हैं, इसमें डिफरेंट इलाज होते हैं। या तो हड्डी में छेद कर सकते हैं, खून का दौरा बढ़ा सकते हैं, या उसमें स्टेम सेल्स डाल सकते हैं। अगर बिल्कुल ही ठीक होने का चांस नहीं है तो फिर कूल्हा बदलना पड़ता है। तो ये तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, हड्डी के डॉक्टर को। आसपास किसी भी स्पेशलिस्ट, किसी अच्छे अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल में दिखाएं जहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो कूल्हे की हड्डी का इलाज करते हैं, आप उनको दिखाएं। आई थिंक वो आपको सलाह देंगे आगे क्या करना चाहिए। और ये लाइलाज नहीं है, ठीक हो जाती है। ठीक है। हेलो जी, बताइए, आपका सवाल पूछिए, कहाँ से बोल रहे हैं? मैम नमस्कार, मैं कंजावला से विजय कुमार प्रजापति बोल रहा हूँ। जी बताइए विजय जी। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है। हाँ जी, बोलिए। कि सर, जो मेरी वाइफ है उनकी हथेली में चोट लगी है। हाँ जी। लिटिल फिंगर के नीचे। तो उसमें मतलब जब काम करती हैं ज्यादा तो उनका दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो इसका क्या उपाय है? मतलब चोट कब लगी थी? चोट लगी थी लगभग 2008 के आसपास में। 2008 में फ्रैक्चर हुआ था? हाँ जी। अब फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन इन्होंने गलती ये की कि इनको कहा गया था कि 4 हफ्ते तक रखो, लेकिन इन्होंने पहले ही प्लास्टर खुलवा दिया। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों को लगता है हल्की सी चोट लगी है, स्प्रेन हो गया, जैसे लोगों का एंकल ट्विस्ट हो जाता है और लोगों का कई रिस्ट में ट्विस्ट हो जाती हैं। फ्रैक्चर होता नहीं है, सिर्फ लिगामेंट में स्वेलिंग होती है और प्लास्टर एडवाइस किया जाता है, क्योंकि रेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी में कहीं भी चोट लगेगी, बॉडी अपने आप उसको ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि रेस्ट दिया नहीं गया तो इसमें बेसिकली बड़ी सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। अब इसमें जो ट्रीटमेंट है वो फिजियोथेरेपी है। ठीक है। तो फिजियोथेरेपी करके ही इसमें थोड़ा बहुत आराम मिलेगा, और एक्सरसाइज करना। कई बार बोन टेढ़ी भी जुड़ जाती है, बोन ठीक से जुड़ती नहीं है, तो हम फिर क्या ऑप्शन बचता है? ऑप्शन ये है कि जो आसपास की मांसपेशियां हैं हम उनको स्ट्रांग कर लें, तो ताकि बोन के ऊपर प्रेशर कम पड़े और मांसपेशियां टेक ओवर कर लें। ठीक है। तो एक्सरसाइजेज और फिजियोथेरेपी ही इसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट है। अगर बहुत ज़्यादा लगता है कि लिगामेंट्स में प्रॉब्लम है तो इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है इसमें। ठीक है। तो आप कंसल्ट करें, आई थिंक ठीक हो जाएगा। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी ट्रीटमेंट नहीं है। तो सर, जैसे आपने अभी बताया कि इसमें फिजियोथेरेपी के थ्रू इनका वाला इलाज हो सकता है। हाँ कुछ जी, हाँ जी। तो ये सभी फ्रैक्चर के साथ हो सकता है या नहीं? सभी फ्रैक्चर्स में क्या होता है कि फ्रैक्चर में चाहे हम ऑपरेशन से ठीक करें, चाहे हम प्लास्टर से ट्रीट करें उनको, अल्टीमेटली क्या होता है, क्योंकि इतनी देर तक हम उसको प्लास्टर लगा के रखते हैं, इमोबिलाइज करके रखते हैं, तो जॉइंट जो उसके ऊपर और नीचे होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। तो हर फ्रैक्चर में जुड़ने के बाद उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत ही अहम रोल है।
ताकि हमारी जॉइंट मूवमेंट्स और मसल की स्ट्रेंथ ताकि वापस आए। और आई थिंक फिजियोथेरेपी का उतना ही रोल है जितना फ्रैक्चर ट्रीटमेंट का प्लास्टर या सर्जरी के साथ रोल है। तो सर्जरी के बाद जब तक आप फिजियोथेरेपी नहीं लेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो काफी हद तक आपकी जो परेशानी है वो बनी रह सकती है। तो जरूरी है कि जैसे जैसे डॉक्टर बताएं उस तरह से आप ट्रीटमेंट लें और उसी तरह से एक्सरसाइज करें। और पेशेंस बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हड्डी की चोट का ट्रीटमेंट के लिए टाइम लगता है। हम अराउंड 5 to 6 months लेके चलते हैं, 5 to 6 months ही लगेंगे ठीक होने में पूरी तरह से। जी, तो सर ये जो फ्रैक्चर है वैसे ये जनरली 5 to 6 months लगते हैं, लेकिन जैसे केवल हेयर लाइन फ्रैक्चर है, हाँ। तो उसमें भी क्या टाइम इतना ही लगता नहीं, है? जुड़ने का टाइम डिफरेंट है। अपर बॉडी जो अपर लिम का जो स्टैंडर्ड टाइम हम लेके चलते हैं, जो हाथ और अपर लिम्स हैं, उसमें अराउंड 6 weeks, और लोअर लिम का हम लेके चलते हैं 3 months। हेयर लाइंस में ये टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है, अराउंड 60% टाइम लगता है, जल्दी जुड़ जाते हैं। और बच्चों में तो बहुत जल्दी, बच्चों में तो अराउंड 2 से 3 हफ्ते में फ्रैक्चर जुड़ जाते हैं। ऐसा भी होता है कि हेयर लाइन फ्रैक्चर बिना डॉक्टर को दिखाए भी जुड़ सकता है? हाँ, वो बिना डॉक्टर को दिखाए भी जुड़ जाता है, कई बार पता भी नहीं लगता है। लेकिन बेसिकली है कि उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। अगर इमोबिलाइज करेंगे तो वो 2-3-4 हफ्ते में जुड़ जाएगा, नहीं तो वो दर्द करेगा, अराउंड 2-3 महीने तक दर्द थोड़ा बहुत करता रहेगा, लेकिन जुड़ सकते हैं वो। तो कुल मिला के बात यही है कि यदि आप भी किसी तरह की दुर्घटना का शिकार हुए हैं और फ्रैक्चर से मतलब पीड़ित हैं, तो आप आज रेडियो डॉक्टर में अपनी बात, अपना सवाल रख सकते हैं। हमारे आज के डॉक्टर हैं डॉक्टर दीपक जोशी, जो प्रोफेसर ऑर्थो सर्जन हैं सफदरजंग हॉस्पिटल के स्पोर्ट्स सेंटर में। डॉक्टर साहब, हमारे साथ हमारे जो अगले कॉलर हैं ना, ये भी जुड़ चुके हैं, जानते हैं इनका क्या सवाल है। हेलो जी, मेरे एक करीब 10-15 साल पहले चोट लग गया था, तो कमर में है सर। तो अब जो है कि हमको इतनी दिक्कत हो रही है कमर में, मतलब दर्द बहुत हो रहा है, और जो है बैक साइड में बैक पेन लो हो रहा है। ओके। तो MRI कराया हूँ, तो उसमें डॉक्टर बोला है कि आपकी डिस्क स्लिप हो गई है। हाँ, तो इसका कोई मतलब दवा द्वारा इलाज है सर डॉक्टर? पहले ऐसा डिपेंड करता है कितनी बड़ी डिस्क है। अगर आपको पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा जा रहा है और पैरों में कमज़ोरी आ रही है और पैरों में सूनापन आ रहा है, तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। अगर सिर्फ कमर में दर्द है और पैरों में दर्द ज़्यादा नहीं जा रहा है और डिस्क छोटी है, तो इसका इलाज किया जा सकता है, जिसमें वेरियस डिपेंडिंग अपॉन द साइज़, कितना बड़ा है डिस्क, उस हिसाब से दवाइयाँ देनी होती हैं हमें। और साथ में फिजियोथेरेपी का इसमें बहुत बड़ा रोल है, एक्सरसाइजेज और फिजियोथेरेपी। ठीक है जी। तो ये अगर आपको मोटा ये है कि अगर आपके पैरों में दर्द जा रहा है, करंट की तरह जा रहा है, और पैर सुन्न हो रहे हैं या कमज़ोरी लग रही है पैरों में, ताकत कम हो रही है, तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। अदरवाइज इसको ट्रीट किया जा सकता है बिना दवाइयों और फिजियोथेरेपी से। डॉक्टर साहब, व्हाट्सएप मैसेज पर भी लगातार काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी लिखने वाले हैं ललित भाटिया। इन्होंने बोला है कि मेरी एज जो है 63 ईयर्स की है, अहमदाबाद से इनका मैसेज आया है। इनका लगभग 6 साल पहले हाथ की हड्डी में रॉड डली थी, तो ये पूछना चाहते हैं उसे अब हटा सकते हैं या नहीं, हटाना चाहिए या नहीं? अगर नॉर्मली क्या होता है, इस एज में प्लेट डलती है, रिस्ट फ्रैक्चर अगर हो तो। अगर रॉड डली है तो हम लोग रख सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल इनको कोई ज़्यादा तकलीफ ना हो इससे। अगर इस पर तकलीफ हो रही है, इनको लग रहा है दर्द हो रहा है या मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन है रॉड की वजह से, तो वो निकलवानी चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर प्लेट लगी है तो प्लेट्स हम जनरली एडवाइज करते हैं कि 2 साल के अंदर अंदर निकलवा लेनी चाहिए। ओके। एक और मैसेज आया है, रंजन लिख रहे हैं, कह रहे हैं मेरे वाइफ की उम्र 42 वर्ष है। एक बार वो साइकिल पर बैठकर जा रही थी, गिर गई, उसकी वजह से कंधे की हड्डी टूट गई, और अब हड्डी तो जुड़ गई है लेकिन उस जगह पर दर्द लगातार रहता है, तो क्या करना चाहिए? हाँ जी, कई बार होता है कि हड्डी के साथ साथ इसमें मांसपेशियाँ होती हैं, वो भी टूट जाती हैं, तो हमें MRI करा के देखना चाहिए कि मांसपेशी टूटी है कि नहीं है। दूसरा हमें ये देखना है कि हड्डी जुड़ने के बाद जो फिजियोथेरेपी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिजियोथेरेपी से एक्सरसाइजेस से डिफरेंट तरह से एक्सरसाइजेस हम कराते हैं, लिटा के बिठा के अगर मूवमेंट आ रही है, और साथ में कुछ सिकाई भी डिफरेंट तरह की करते हैं, जिससे
पेन और मूवमेंट में इम्प्रूवमेंट होती है। अगर हमें लगता है कि नहीं इम्प्रूवमेंट हो रही है तो इसमें इंजेक्शन भी लगाया जाता है, जिससे मूवमेंट और एक्सरसाइज से आमतौर पे पूरी तरह ठीक हो सकते हो। लेकिन अगर एमआरआई में हमें लगता है कुछ मांसपेशी भी टूटी हुई है तो फिर उसको ऑपरेशन से हमें ठीक करना पड़ता है। जी, एक और सवाल है, रघुविंदर सिंह चड्ढा लिख रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं, डॉक्टर साहब यदि किसी की दुर्घटना हो जाती है और फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके लिए फर्स्ट एड के लिए क्या करना चाहिए? क्या फर्स्ट एड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो लोग अगर रोड पे कोई को चोट लगी, एक्सीडेंट हो जाए, उसको घेर के मत खड़े हों, हवा आने दें, देखें उसको, खींच खाच के बाहर ना निकालें या उसको उठाने की कोशिश ना करें। सबसे पहले है कि सीधा लेटाएं पेश उसको और देखें सांस आ रही है कि नहीं है, एयरवे ठीक है कि नहीं है। अगर लग रहा है कुछ फंस रहा है तो मुंह से हमें एयरवे क्लीन करना चाहिए। मुंह के अंदर कोई डांट ना टूटा हो जो फंस रहा हो या कुछ मिट्टी ना घुस गई हो तो वो हमें सबसे पहले वो क्लीन करना है और पेशेंट को सीधा ही रखना है। तो और सबसे पहले आप एम्बुलेंस को बुलाएंगे, एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। उसके बिना वहाँ पे और कुछ बेसिकली खींचतान नहीं करनी है पेशेंट को। अगर पेशेंट को साइड में रख रहे हैं रोड के तो 3-4 लॉग रोल की तरह करना है। 3 लोगों को उठाना है, एक को गर्दन पकड़नी है, ठीक है, और एक को स्पाइन पकड़नी है, रीढ़ की हड्डी के नीचे हाथ रखना है, और एक को पैर पकड़नी है और सीधा पेशेंट को शिफ्ट करना है रोड के साइड में। और फिर आगे फिर आई थिंक पैरामेडिकल्स आएंगे, वो आपको बताएंगे क्या करना है, ठीक है। फिर बाकी तो फिर देखना पड़ेगा, ब्रीदिंग आ रही है, सांस नहीं आ रही है तो आपको माउथ टू माउथ देना पड़ सकता है। अगर आपको लग रहा है कि पल्स नहीं आ रही है, ये डिफरेंट मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट के तरीके होते हैं। आइडियली तो हिंदुस्तान के बाहर तो मतलब वेस्टर्न कंट्री, डेवलप्ड कंट्रीज में तो सारे नागरिकों को पता होता है क्या होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट। आई थिंक इंडिया में भी, हिंदुस्तान में भी अब लोग आई थिंक सरकार एफर्ट लगा रही है और विद टाइम आई थिंक स्कूलों में और कॉलेजों में एवरीवन धीरे धीरे बेसिक लाइफ सपोर्ट सीख लेंगे कैसे करना है। मोटा मोटा है, अगर आपको नहीं पता है क्या करना है तो बेटर है उसको कुछ ना करें और एम्बुलेंस को बुलाएं, ठीक है। और खींचतान नहीं करनी है। अगर गाड़ी में कोई बैठा है उसको खींच के आप निकालोगे, पता लगा उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है और उसको खींचा और रीढ़ की हड्डी और अंदर घुस गई और पूरा पैरालिसिस हो गया पेशेंट को, ठीक है। तो बजाय खुद डॉक्टर बनने की सबसे पहले एम्बुलेंस को बुलाइए और उसके बाद 3 लोग मिलकर उसे साइड में लेटा दीजिए और फिर थोड़ी बहुत फर्स्ट एड देने की कोशिश कीजिए। तो हमारे जो अगले कॉलर हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन साथ साथ कुछ एक मैसेजेस आ रहे हैं तो हम पहले वही लेना चाहती हूँ। सर, रिवर्स मॉर्निंग वॉक करते हुए मैं गिर गया, एक्सरे में फ्रैक्चर नहीं आया है लेकिन पेन काफ़ी रहता है। दिनेश गुप्ता लिख रहे हैं बीसनपुर सहेजगंज से। इसमें इन्होंने लिखा नहीं शायद पेन कहाँ रहता है, तो हम लेके चलते हैं कि या तो स्पाइन में ही सबसे ज़्यादा कॉमन यही होता है कि आप वॉक करते हुए गिर गए तो स्पाइन में पेन हो। तो फ्रैक्चर नहीं है, फिर भी आई थिंक लिगामेंट्स भी होते हैं बॉडी में, तो लिगामेंट्स की चोट जो होती है वो भी एक तरह से फ्रैक्चर की तरह ही होती है, जैसे जो गुम चोट कहते हैं हम जिसको, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जब दर्द ज़्यादा है तो रेस्ट करना है, वॉक नहीं करनी है ज़्यादा, ठीक है। और उसके बाद फिजियोथेरेपी करानी है, IFT या शॉर्ट वेव या हॉट पैक लगाना है और साथ में जब दर्द ठीक हो जाएगा तब इनको एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। जी, एक और मैसेज आया है, लिखने वाले कौन है इन्होंने लिखा नहीं है। ये बोल रहे हैं डॉक्टर साहब मेरी वाइफ को दोनों हाथ में बहुत दर्द रहता है, कभी कभी 2 जाम टिपके हो जाते हैं। ये बात वह इनकी समझ नहीं पाई। उनकी उम्र 38 साल है। क्या कहना चाहते हैं? कन्हैया जी लिख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं कन्हैया जी? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई है आपकी बात। एक और मैसेज लिखा है गाजियाबाद से मनोहर लाल गांधी जी, कह रहे हैं डिस्क खिसक जाए, उसमें गैप आ जाए, दर्द भी है और ये दर्द टांगों से पैरों तक जाता है, तो डिस्क का इलाज ऑपरेशन है या फिर कोई दवा या इंजेक्शन से भी ठीक हो सकता है? डिस्क का इलाज सबसे पहले मैंने पहले भी आई थिंक एक श्रोता को बताया था कि कोशिश यही की जाती है कि बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाए। बिना ऑपरेशन से दवाइयाँ भी दी जाती हैं, फिजियोथेरेपी भी की जाती है और रेस्ट दिया जाता है। लेकिन अगर डिस्क बहुत ज़्यादा बड़ी है और उसमें इतना ज़्यादा नर्व को प्रेशर दे रही है कि उसमें नर्व में कि नसों में वीकनेस आनी स्टार्ट हो गई है या पैरों में वीकनेस आनी स्टार्ट हो गया या पैर सुन्न होने स्टार्ट हो गए हैं, तो उसमें ऑपरेशन किया जाता है। तो ये आपको स्पाइन सर्जन या आई थिंक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बता सकता है कि क्या इसमें सर्जरी
बिना उसके ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि तीनों ट्रीट की जाती हैं, पहले दवाइयाँ दी जाती हैं, फिर इंजेक्शन से ट्राई किया जाता है, अगर इनसे भी ठीक नहीं हो तो फिर सर्जरी करनी पड़ती है। ओके सर, कुछ एक कॉल्स भी आने शुरू हो गए हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं ये क्या पूछते हैं। हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार, बोलिए सर जी, हमारा पहले गाड़ी में झटका लग गया था, तो वो डिस्क L5 L4 हो गया, सर्वाइकल में भी डिस्क में भी। अच्छा। हाँ, ये काफी दिन हो गया, ये 2012 में ही हुआ था जी। अब इसमें क्या होता है कि मैं झुक के कुछ काम नहीं कर सकता हूँ, भारी सामान उठाता हूँ तो तकलीफ होता है जी। इसका कोई इलाज है, कैसे ठीक होगा ये कंप्लीट? आपने कुछ एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी तो कराई होगी इसमें? जी जी, जब भी जाता हूँ तो एमआरआई होता है, हम भी ये सब में सर्विस करता हूँ, तो एमआरआई जब भी होता है 2 साल में हमारा मेडिकल होता है, तो उसमें डॉक्टर साहब देख के यही बोलते हैं कि एक्सरसाइज करते रहो। हाँ, अब आपके तरफ से कोई सुझाव है तो सर बता सकते हैं आप? नहीं, मोटा मोटा तो यही होता है कि जो गाड़ी में झटका लगता है इसको विप्लैश इंजरी कहते हैं। इसमें एक नॉर्मली फ्रैक्चर होते नहीं है, लिगामेंट जो होती हैं स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन में, अपर सर्वाइकल स्पाइन, लंबर स्पाइन में लिगामेंट्स, और हो सकता है माइल्ड डिस्क साथ में हो। तो अगर तो मोटा मोटा तो फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेज ही होती है और मोस्ट ऑफ द पीपल ठीक हो जाते हैं। और अगर उससे नहीं आराम हो रहा है तो कुछ स्पेशल दवाइयाँ दी जाती हैं स्पाइन के लिए। वहाँ पर कुछ दिन हमने एम्स में भी इलाज कराया था। हाँ, दिल्ली में। हाँ, तो वो डॉक्टर साहब से भेज के अपना फिटनेस मांगा तो बोला फिटनेस नहीं दिए, और बोला अपना डॉक्टर से फिटनेस मांग लेना। नहीं, फिर मैं गया नहीं, फिटनेस तो दे ही सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिटनेस तो कोई भी दे सकता है कि क्या काम कर रहे हो आप। नहीं दिया, प्रोफेसर है इसमें देखा। चलो हमें आइडिया नहीं उन्होंने क्या किया एम्स वालों ने। एम्स में तो इलाज बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं है, पर ये है कि अगर इलाज नहीं, आपको आराम नहीं है तो एक स्पेशल दवाइयाँ होती हैं वो दी जाती हैं। अगर उससे भी नहीं आराम हो तो कई बार इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है रीढ़ की हड्डी में, ठीक है। तो आपको जो कहीं भी दिखाओगे तो स्पाइन स्पेशलिस्ट को दिखाना है। रीढ़ की हड्डी के डॉक्टर अलग होते हैं, स्पाइन स्पेशलिस्ट, ठीक है, उनको दिखाना है, जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जन को छोड़ के, ठीक है। जैसे कि आज हम दुर्घटनाओं में हुए फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं, तो क्या जो फ्रैक्चर की हीलिंग जो होती है वो बहुत से जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें समस्याएं होती हैं। बुजुर्गों ही क्यों, आज यंग जनरेशन को भी हाई कोलेस्ट्रॉल या बीपी, डायबिटीज, या कहीं ना कहीं एज जो फैक्टर है ये भी इनमें मैटर करता है कि कितनी जल्दी वो हो सकता है या क्योर हो सकता है। जो हम आमतौर पे ओल्ड एज में कहते हैं कि मतलब 50 इयर्स आफ्टर इन फीमेल्स और 60 इयर्स के बाद मेल्स में क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस होनी शुरू हो जाती है, जिसमें बोन डेंसिटी जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो इन लोगों में क्या होता है कि बहुत हल्की सी चोट से फ्रैक्चर हो सकता है। तो स्पेशली ओल्ड जो लोग हैं हम उनको बहुत बोलते हैं ध्यान से रखना चाहिए। जैसे रह रहे हैं तो अगर मल्टी स्टोरी घर में रह रहे हैं तो इनको ग्राउंड फ्लोर पे रहना चाहिए। सीढ़ियाँ रात को ऐसा नहीं है कि बाथरूम जो होना चाहिए, जो इनका टॉयलेट है वो सेम फ्लोर पे होना चाहिए। जब उठें ये खड़े हों तो कारपेट ऐसा नहीं होना चाहिए, रोल होना चाहिए जिसमें पैर फंस के गिर सके। जहाँ टॉयलेट सीट पे बैठ रहे हैं वहाँ भी कुछ पकड़ने के लिए होना चाहिए कि पकड़ के उठ सके। और फर्श भी इस तरह होना चाहिए, रफ होना चाहिए कि जिसमें वो फिसल के ना गिर सके। तो ये आमतौर पे सब प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है ओल्ड एज में। ओल्ड एज में तो बहुत ध्यान से रहना पड़ता है क्योंकि फ्रैक्चर जो होते हैं वो छोटी, एक तो थोड़ी सी चोट से हो जाते हैं, फिर उनमें हीलिंग टाइम डेफिनेटली डिलेड रहता है, हीलिंग पोटेंशियल कम होता है, ज़्यादा देर तक प्लास्टर होता है और प्लास्टर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी ओल्ड एज में हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो जो एक्सरसाइजेज, फिजियोथेरेपी है वो इतनी अच्छे से नहीं कर पाते हैं जितना यंगर जनरेशन कर पाती है। तो ओल्ड एज में डेफिनेटली हमें ध्यान रखना पड़ता है ज़्यादा। सर, ओल्ड एज में ही सबसे ज़्यादा हिप फ्रैक्चर की प्रॉब्लम होती है, तो उस केस में ओल्ड एज पीपल जो है उन्हें क्या मतलब इन प्रिकॉशंस के अलावा भी यदि कुछ ऐसा हो जाता है तो क्या करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि प्रिवेंशन, एक्सरसाइजेज, वॉक, ये बहुत ज़रूरी है। और बोन डेंसिटी सबको टेस्ट करानी चाहिए अपनी। आफ्टर 60 इयर्स अगर बोन डेंसिटी आपकी लो है तो आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेगी जिससे आपकी बोन्स मजबूत रहें। और दूसरा, अगर फ्रैक्चर हो जाए तो जनरली हिप बोन फ्रैक्चर्स में तो ऑपरेशन ही करना पड़ता है और मोस्ट ऑफ द टाइम कूला ही बदलना पड़ता है। और अल्टीमेटली लेकिन ट्रीटमेंट सक्सेसफुल है, इलाज सक्सेसफुल है,
नज़रअंदाज नहीं कर सकते ओल्ड एज में, क्योंकि बेड सोर्स और ये सारी प्रॉब्लम्स इनमें बहुत कॉमनली हो जाती हैं। तो आई थिंक प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। मैं तो यही हर किसी को कहता हूँ, हर फ्रैक्चर के लिए प्रिवेंशन सबसे बेस्ट क्योर है। जो मैंने आपको बताई हैं चीज़ें, लाइट का स्विच पास होना चाहिए कि आप उठ के जा रहे हो, और स्पेशली हमने देखा है रात को बाथरूम गए हैं, फिसल गए हैं और ज़रा सी चोट से फ्रैक्चर हो गया है। जी, तो ये बात सभी ने नोटिस कर ली होगी कि यदि आप खुद को किसी भी दुर्घटना से, और ख़ास तौर पे दुर्घटना के बाद हुए फ्रैक्चर से बचाना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रिवेंशन रखें, सावधानी बरतें। कहीं भी जल्दबाजी में ना तो जाने की ज़रूरत है और ना ही जल्दबाजी से जाकर आप अपने डेस्टिनेशन पर सही तरीके से पहुंच पाएंगे। तो बेटर यही है, आराम से जाएं, तसल्ली से जाएं और किसी भी दुर्घटना से खुद को बचाएं। और यदि आपके घर में ओल्ड एज पीपल हैं, बुजुर्ग लोग हैं, तो उनके लिए खास तौर पे थोड़ी सी सुविधाएं उनके लिए देना बनता है। जहां भी वो रहते हैं उसी फ्लोर पे टॉयलेट हो और खास तौर पे कहीं वो पकड़ के चल सके, ना फिसले ना गिरें, क्योंकि इस उम्र का फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा दुखदाई होता है। हाँ जी, तो डॉक्टर साहब आज आप हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे सवाल हमारे लिसनर्स ने भी पूछे, और हमारे लिसनर्स के लिए खास तौर पे कहना चाहूँगी, यदि वो कुछ भी बात हमसे कहना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कार्यक्रम से संबंधित कोई सुझाव या कोई राय या किसी भी तरह का कोई कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com, और आप इस पर लिख सकते हैं और हमें भेज सकते हैं अपने सुझाव। आज का रेडियो डॉक्टर इतना ही। रश्मि लेती है आपसे इजाजत। हाँ, नमस्कार से पहले साथ साथ हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि वो आज जुड़े और हमारे इतने सारे लिसनर्स और हमारे सवालों का जवाब दिया। हाँ जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।